लॉर्ड एरन की मृत्यु हम सभी के लिए बहुत दुखद है, मेरे स्वामी ग्रैंड मास्टर पाइसेले ने कहा। मैं आपको उनकी मृत्यु के बारे में जो कुछ भी बता सकता हूँ, उसे बताने में बहुत खुश हूँ। बैठिए, क्या आप जलपान करना चाहेंगे? शायद कुछ खजूर। मेरे पास कुछ बहुत बढ़िया खुरमा भी हैं। मुझे डर है कि शराब अब मेरे पाचन के अनुकूल नहीं है, लेकिन मैं आपको शहद से मीठा एक कप आइस्ड मिल्क दे सकता हूँ। मुझे इस गर्मी में ये सबसे ज्यादा ताजगी देने वाला लगता है। गर्मी से इनकार नहीं किया जा सकता था। नेड को रेशमी अंगरखा अपनी छाती से चिपका हुआ महसूस हो रहा था। मोटी, नम हवा ने शहर को नम ऊनी कंबल की तरह ढक लिया था और नदी का किनारा अनियंत्रित हो गया था क्योंकि गरीब लोग अपने गर्म, हवा रहित घरों से भागकर पानी के पास सोने के स्थानों की तलाश में थे, जहां हवा का एकमात्र झोंका मिल सकता था। ये सबसे दयालु होगा, नेड ने खुद को बैठते हुए कहा। पायसेल ने अंगूठे और तर्जनी से एक छोटी सी चांदी की घंटी उठाए और उसे धीरे से बजाया। एक दुबली पतली युवा सेवारत लड़की जल्दी से सौर में आई। राजा के हाथ और मेरे लिए आइस्ड मिल्क, अगर तुम इतनी दयालु हो, बच्चे। अच्छी तरह से मीठा। जैसे ही लड़की उनके लिए ड्रिंक्स लाने गई, ग्रैंड मास्टर ने अपनी उंगलियां आपस में गूंथ ली और अपने हाथों को अपने पेट पर टिका लिया। छोटे लोग कहते हैं कि गर्मी का आखिरी साल हमेशा सबसे गर्म होता है। ऐसा नहीं है, फिर भी कई बार ऐसा ही लगता है न? ऐसे दिनों में मैं आप उत्तरी लोगों की गर्मियों की बर्फ से ईर्ष्या करता हूँ। बूढ़े आदमी के गले में बंधी भारी गहनों वाली चेन धीरे से खनक उठी जब वह अपनी सीट पर बैठा। निश्चित रूप से राजा मेक की गर्मी इस साल की तुलना में ज्यादा गर्म थी और लगभग उतना ही लंबा। गढ़ में भी मूर्ख लोग थे जिन्होंने इसका मतलब ये निकाला कि आखिरकार महान गर्मी आ गई है, वह गर्मी जो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन 7वें साल में यह अचानक टूट गई और हमारे पास एक छोटी शरद ऋतु और एक भयानक लंबी सर्दी थी। फिर भी जब तक ये रही, गर्मी भयंकर थी। ओल्ड टाउन दिन में भाप और उमस से भरा रहता था और रात में ही जीवंत होता था। हम नदी के किनारे बगीचों में टहलते और देवताओं के बारे में बहस करते। मुझे उन रातों की खुशबू याद है, मेरे भगवान इत्र और पसीने की खुशबू, पके हुए खरबूजे, आलू और अनार, नाइटशेड और मूनब्लूम। मैं तब एक जवान आदमी था, अभी भी अपनी चेन को मजबूत कर रहा था। गर्मी मुझे उतनी थका नहीं पाती थी जितनी अब देती है। पाइसेले की आंखें इतनी भारी थीं कि वह आधा सोया हुआ लग रहा था। माफ करना, लॉर्ड एडाद, आप अपने पिता के जन्म से पहले भूली गई गर्मियों की मूर्खतापूर्ण भटकन सुनने नहीं आए। एक बूढ़े आदमी को उसकी भटकन माफ कर दें, अगर आप चाहें। मुझे डर है कि दिमाग तलवार की तरह होते हैं। पुराने दिमाग जंग खा जाते हैं। और यह हमारा दूध है। परोसने वाली लड़की ने उनके बीच ट्रे रखी और पाइसेले ने उसे एक मुस्कान दी। प्यारी बच्ची, उसने एक कप उठाया, चखा, सिर हिलाया। धन्यवाद, तुम जा सकती हो। जब लड़की चली गई तो पायसेल ने पीली लाल आंखों से नेड को देखा। अब हम कहाँ थे? ओह हाँ, तुमने लॉर्ड एरन के बारे में पूछा था। मैंने किया। नेड ने विनम्रता से आइस्ड मिल्क का घूंट लिया। ये सुखद रूप से ठंडा था, लेकिन उसके स्वाद के लिए ज्यादा मीठा था। सच कहा जाए तो हैंड पिछले कुछ समय से अपने आप में नहीं दिख रहा था, पाइसेले ने कहा। हम दोनों कई सालों तक काउंसिल में साथ साथ बैठे थे और संकेत पढ़ने के लिए थे, लेकिन मैंने उन्हें उन भारी बोझों के कारण माना जो उन्होंने इतने लंबे समय तक इतनी ईमानदारी से उठाए थे। उनके चौड़े कंधों पर राज्य की सभी चिंताओं का बोझ था और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। उनका बेटा हमेशा बीमार रहता था और उनकी पत्नी इतनी चिंतित रहती थी कि वह शायद ही कभी लड़के को अपनी नज़रों से ओझल होने देती थी। यह एक मजबूत आदमी को भी थका देने के लिए पर्याप्त था और लॉर्ड जॉन युवा नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उदास और थका हुआ लग रहा था। या ऐसा मैंने उस समय सोचा था। फिर भी अब मैं कम निश्चित हूँ। उसने अपने सिर को भारी झटके से हिलाया। आप मुझे उनकी अंतिम बीमारी के बारे में क्या बता सकते हैं? ग्रैंड मास्टर ने असहाय दुख के भाव में अपने हाथ फैलाए। वो एक दिन मेरे पास एक निश्चित पुस्तक के बारे में पूछने आया
हमेशा की तरह स्वस्थ और तंदुरुस्त। हालांकि मुझे ऐसा लगा कि कुछ उसे बहुत परेशान कर रहा था। अगली सुबह वह दर्द से कराह रहा था, बिस्तर से उठने में असमर्थ था। मास्टर कोलेमैन ने सोचा कि यह पेट में ठंड है। मौसम गर्म था और हैंड अक्सर अपनी शराब को ठंडा कर लेता था, जिससे पाचन खराब हो सकता है। जब लॉर्ड जॉन लगातार कमजोर होता गया तो मैं खुद उसके पास गया, लेकिन देवताओं ने मुझे उसे बचाने की शक्ति नहीं दी। मैंने सुना है कि आपने मास्टर कोलेमैन को भेज दिया है। ग्रैंड मास्टर की स्वीकृति हिमनद की तरह धीमी और जानबूझकर थी। मैंने किया और मुझे डर है कि लेडी लिसा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। शायद मैं गलत था, लेकिन उस समय मैंने यही सबसे अच्छा समझा। मास्टर कोलेमैन मेरे लिए एक बेटे की तरह है और मैं उसकी क्षमताओं के लिए अपने सम्मान में किसी से कम नहीं हूँ, लेकिन वह युवा है और युवा अक्सर एक वृद्ध शरीर की कमजोरी को नहीं समझते हैं। वह लॉर्ड एरिन को बर्बाद करने वाली औषधियों से शुद्ध कर रहा था और काली मिर्च का जूस, और मुझे डर था कि वह उसे मार सकता है। क्या लॉर्ड एरिन ने अपने अंतिम समय में आपसे कुछ कहा था? पाइसेले ने अपनी भौं सिकोड़ी। अपने बुखार के अंतिम चरण में हैंड ने कई बार रॉबर्ट का नाम पुकारा, लेकिन वह अपने बेटे के लिए पूछ रहा था या राजा के लिए, यह मैं नहीं बता सकता। लेडी लिसा ने लड़के को बीमार होने के डर से बीमार होने के लिए कमरे में जाने की अनुमति नहीं दी। राजा आया और वह घंटों बिस्तर के पास बैठा रहा, लॉर्ड जॉन की आत्माओं को उठाने की उम्मीद में बहुत पहले की बातें और मजाक करता रहा। उसका प्यार देखने लायक था, क्या और कुछ नहीं था, कोई अंतिम शब्द नहीं। जब मैंने देखा कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तो मैंने हैंड को खसखस का दूध पिलाया ताकि उसे तकलीफ न हो। आखिरी बार अपनी आंखें बंद करने से ठीक पहले उसने राजा और उसकी पत्नी को अपने बेटे के लिए आशीर्वाद देते हुए कुछ फुसफुसाया। उसने कहा कि बीज मजबूत है। अंत में उसकी बोली इतनी अस्पष्ट थी कि उसे समझ में नहीं आया। अगली सुबह तक मौत नहीं आई, लेकिन उसके बाद लॉर्ड जॉन को शांति मिली। उसने फिर कभी बात नहीं की। नीड ने दूध का एक और घूंट लिया, कोशिश करते हुए कि उसकी मिठास से उल्टी न हो। क्या तुम्हें ऐसा लगा कि लॉर्ड एरिन की मौत में कुछ अस्वाभाविक था, अप्राकृतिक? वृद्ध मास्टर की आवाज फुसफुसाहट की तरह पतली थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता। निश्चित रूप से दुखद है, फिर भी अपने तरीके से मृत्यु सबसे स्वाभाविक चीज है, लॉर्ड एडाड। जॉन एरिन अब आराम से सो रहा है, उसका बोझ आखिरकार उतर गया। ये बीमारी जिसने उसे ले लिया, नेड ने कहा। क्या तुमने पहले कभी किसी दूसरे आदमी में ऐसा देखा है? करीब 40 साल से मैं 7 राज्यों का ग्रैंड मास्टर रहा हूँ, पाइसेले ने जवाब दिया। हमारे अच्छे राजा रॉबर्ट के अधीन, और उनसे पहले एरिस टारगेरियन, और उनसे पहले उनके पिता जेहेरीस द्वितीय, और यहाँ तक कि जेहेरीस के पिता एगोन द फॉर्च्यूनेट उनके नाम के 5वें के अधीन भी कुछ ही महीनों के लिए। मैंने बीमारी के इतने मामले देखे हैं कि मैं याद नहीं कर सकता, मेरे स्वामी। मैं आपको ये बता दूं, हर मामला अलग होता है और हर मामला एक जैसा होता है। लॉर्ड जॉन की मृत्यु किसी भी अन्य की तुलना में कोई अनोखी नहीं थी। उसकी पत्नी ने कुछ और ही सोचा। ग्रैंड मास्टर ने सिर हिलाया। मुझे अब याद आया, विधवा आपकी अपनी कुलीन पत्नी की बहन है। अगर एक बूढ़े आदमी को उसकी तीखी बातों के लिए माफ किया जा सकता है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दुख सबसे मजबूत और सबसे अनुशासित दिमाग को भी विचलित कर सकता है, और लेडी लिसा का भी ऐसी नहीं थी। अपने पिछले मृत जन्म के बाद से उसने हर छाया में दुश्मनों को देखा है, और उसके प्रभुपति की मृत्यु ने उसे चकनाचूर और खो दिया है। तो क्या आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जॉन एरिन की मृत्यु अचानक बीमारी से हुई? हाँ, पाइसेले ने गंभीरता से उत्तर दिया। अगर बीमारी नहीं, तो और क्या हो सकता है, मेरे अच्छे स्वामी? जहर, नेड ने धीरे से सुझाव दिया। पाइसेले की नींद भरी आंखें खुल गईं। वृद्ध मास्टर अपनी सीट पर असहजता से हिलने लगा। एक परेशान करने वाला विचार। हम स्वतंत्र शहर नहीं हैं, जहां ऐसी चीजें आम हैं। ग्रैंड मास्टर एथेलेम्यूर ने लिखा है कि सभी लोग अपने दिल में हत्या की भावना रखते हैं, फिर भी जहर देने वाले को घृणा के योग्य नहीं माना जाता। वह एक पल के लिए चुप हो गया।
उसकी आंखें विचारों में खो गईं। आप जो सुझाव दे रहे हैं वह संभव है मेरे प्रभु, फिर भी मुझे नहीं लगता कि यह संभव है। हर हेज मास्टर आम जहरों को जानता है और लॉर्ड एरिन ने कोई भी लक्षण नहीं दिखाया। और हैंड को सभी प्यार करते थे। मनुष्य के शरीर में किस तरह का राक्षस ऐसे महान स्वामी की हत्या करने की हिम्मत करेगा? मैंने सुना है कि जहर औरत का हथियार है। पाइसेले ने सोच समझकर अपनी दाढ़ी को सहलाया। ऐसा कहा जाता है। औरतें, काया और हिजड़े। उसने अपना गला साफ किया और झाड़ियों पर कफ की एक मोटी परत थूक दी। उनके ऊपर एक कौवा जोर से चिल्लाया। भगवान वेरीज का जन्म लिस में एक गुलाम के रूप में हुआ था, क्या आप जानते हैं? मकड़ियों पर भरोसा मत करो मेरे प्रभु। नेड को ये बताने की जरूरत नहीं थी, वेरीज में कुछ ऐसा था जो उसके रोंगटे खड़े कर देता था। मैं ये याद रखूंगा मास्टर, और मैं आपकी मदद के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने आपका बहुत समय ले लिया है। वह खड़ा हो गया। ग्रैंड मास्टर पाइसेले ने धीरे से अपनी कुर्सी से उठकर नेड को दरवाजे तक पहुंचाया। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके मन को शांत करने में कुछ हद तक मदद की है। अगर कोई और सेवा है जो मैं कर सकता हूँ, तो आपको बस पूछना होगा। एक बात, नेड ने उससे कहा, मुझे उस किताब की जांच करने में उत्सुकता होगी जो तुमने जॉन को बीमार पड़ने से एक दिन पहले उधार दी थी। मुझे डर है कि आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी, पाइसेले ने कहा। ये ग्रैंड मास्टर मैलेयन द्वारा महान घरों की वंशावली पर लिखी गई एक भारी भरकम किताब है। फिर भी मैं इसे देखना चाहूंगा। बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला। जैसी आपकी इच्छा, मेरे पास यहीं कहीं है। जब मुझे मिल जाएगा, मैं इसे तुरंत आपके कमरे में भिजवा दूंगा। आप बहुत विनम्र रहे हैं, नेड ने उससे कहा। फिर, लगभग एक विचार के बाद, उसने कहा, एक आखिरी सवाल, अगर आप इतनी कृपा करें। आपने उल्लेख किया कि राजा लॉर्ड एरिन की मृत्यु के समय उनके बिस्तर के पास थे। मुझे आश्चर्य है, क्या रानी उनके साथ थी? क्यों नहीं, पाइसेले ने कहा। वह और बच्चे अपने पिता के साथ कैस्टली रॉक की यात्रा कर रहे थे। लॉर्ड टायविन प्रिंस जोफ्रे के नाम दिवस पर टूर्नामेंट के लिए शहर में एक दल लेकर आए थे, निस्संदेह अपने बेटे जैमी को चैंपियन का ताज जीतते देखने की उम्मीद कर रहे थे। इस बात से वे बहुत निराश हुए। लॉर्ड एरिन की अचानक मृत्यु की खबर रानी को भेजने का काम मेरा था। मैंने कभी किसी पक्षी को इतने भारी मन से विदा नहीं किया। काले पंख, काले शब्द, नेड ने बड़बड़ाया। यह एक कहावत थी जो ओल्ड नान ने उसे बचपन में सिखाई थी। ऐसा मछुआरे कहते हैं, ग्रैंड मास्टर पाइसेले ने सहमति जताई, लेकिन हम जानते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता। जब मास्टर लुविन के पक्षी ने आपके ब्रांड के बारे में खबर दी, तो उस संदेश ने महल में रहने वाले हर सच्चे दिल को खुश कर दिया, है न? जैसा आप कहें, मास्टर। देवता दयालु हैं। पाइसेले ने अपना सिर झुकाया। जब भी आप चाहें मेरे पास आएं, लॉर्ड एडाद। मैं यहाँ सेवा करने के लिए हूँ। हाँ, नेड ने सोचा जब दरवाज़ा बंद हुआ, लेकिन किसने? अपने कक्ष में वापस जाते समय, वह अपनी बेटी आर्या को टॉवर ऑफ द हैंड की घुमावदार सीढ़ियों पर देखता है, जो अपने हाथों को पवनचक्की की तरह घुमाते हुए एक पैर पर संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी। खुरदरे पत्थर ने उसके नंगे पैरों को खरोंच दिया था। नेड रुक गया और उसे देखने लगा। आर्या, तुम क्या कर रही हो? सिरियो का कहना है कि एक जल नर्तकी घंटों तक एक पैर के अंगूठे पर खड़ी रह सकती है। खुद को स्थिर करने के लिए उसके हाथ हवा में लहराने लगे। नेड को मुस्कुराना पड़ा। कौन सा पैर का अंगूठा? उसने चिढ़ाते हुए पूछा। कोई भी पैर का अंगूठा, आर्या ने सवाल से परेशान होकर कहा। वो अपने दाहिने पैर से बाएं पैर पर कूदी, संतुलन वापस पाने से पहले खतरनाक तरीके से झूलती रही। क्या तुम्हें यहीं खड़े रहना होगा? उसने पूछा। इन सीढ़ियों से नीचे गिरना बहुत मुश्किल है। सिरियो का कहना है कि पानी में नाचने वाली नर्तकी कभी नहीं गिरती। उसने दो पैरों पर खड़ी होने के लिए अपना पैर नीचे किया। पिताजी, क्या अब ब्रान हमारे साथ आकर रहेगा? बहुत दिनों तक नहीं, प्यारी, उसने उससे कहा। उसे अपनी ताकत वापस पाने की जरूरत है। आर्या ने अपने होंठ काटे। ब्रान जब बड़ा हो जाएगा तो क्या करेगा?
नेड उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गया। आर्या, उसके पास उस उत्तर को खोजने के लिए कई साल हैं। अभी के लिए ये जानना पर्याप्त है कि वह जीवित रहेगा। जिस रात पक्षी विंटरफेल से आया था, एडवर्ड स्टॉक लड़कियों को कैसल गॉड्सवुड में ले गया था, जो नदी के किनारे 1 एकड़ में एल्म और एल्डर और काले कॉटनवुड का पेड़ था। वहां का हॉट ट्री एक बड़ा ओक था, जिसकी प्राचीन शाखाएं स्मोकबेरी बेलों से लदी हुई थीं। वे उसके सामने घुटने टेककर धन्यवाद देने लगी, मानो वह कोई वियरवुड हो। चांद उगते ही सैंसा सो गई। आर्या कई घंटे बाद नेड के लबादे के नीचे घास में लिपटी हुई। पूरे अंधेरे घंटों में वह अकेले ही अपनी निगरानी रखता था। जब शहर में भोर हुई तो गहरा लाल ड्रैगन की सांसों के फूल लड़कियों को घेर रहे थे जहां वे लेटी थीं। मैंने ब्रान का सपना देखा था, संसा ने उससे फुसफुसाते हुए कहा था। मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा। वो एक शूरवीर बनने जा रहा था, आर्या अब कह रहा था। एक शूरवीर, किंग्स गॉड। क्या वह अभी भी एक शूरवीर हो सकता है? नहीं, नेड ने कहा। उसे झूठ बोलने में कोई फायदा नहीं दिखा। फिर भी किसी दिन वह एक महान गढ़ का स्वामी बन सकता है और राजा की परिषद में बैठ सकता है। वह ब्रंडन द बिल्डर की तरह महल खड़ा कर सकता है, या सनसेट सी के पार जहाज चला सकता है, या तुम्हारी माँ के विश्वास में शामिल होकर हाई कैप्टन बन सकता है। लेकिन वो फिर कभी अपने भेड़िए के साथ नहीं भागेगा, उसने शब्दों से परे गहरी उदासी के साथ सोचा, या किसी महिला के साथ झूठ नहीं बोलेगा, या अपने बेटे को अपनी बाहों में नहीं लेगा। आर्या ने अपना सिर एक तरफ झुकाया। क्या मैं राजा की पार्षद बन सकती हूँ और महल बना सकती हूँ और हाई कैप्टन बन सकती हूँ? तुम, नेड ने उसके माथे पर हल्के से चुंबन लेते हुए कहा, एक राजा से शादी करोगी और उसके महल पर शासन करोगी, और तुम्हारे बेटे शूरवीर, राजकुमार और सरदार बनेंगे, और हाँ, शायद एक हाई कैप्टन भी। आर्या ने अपना चेहरा खराब कर लिया। नहीं, उसने कहा, वह सेंसा है। उसने अपना दाहिना पैर मोड़ लिया और अपना संतुलन फिर से बना लिया। नेड ने आह भरी और उसे वहीं छोड़ दिया। अपने कक्ष के अंदर उसने अपने पसीने से सने रेशमी कपड़े उतारे और बिस्तर के पास के बेसिन से अपने सिर पर ठंडा पानी डाला। जब वह अपना चेहरा पोंछ रहा था, तब एलिन अंदर आया। मेरे प्रभु, उसने कहा, भगवान बेलिश बाहर हैं और उनसे मिलने की भीख मांग रहे हैं। उसे मेरे सौर तक ले चलो, नेड ने कहा, एक ताज़ा अंगरखा, जो सबसे हल्का लिनन था जो उसे मिल सका। मैं उसे तुरंत देखूंगा। जब नेड अंदर आया तो लिटिल फिंगर खिड़की की सीट पर बैठा था और नीचे यार्ड में किंग्स गॉड के शूरवीरों को तलवारबाजी का अभ्यास करते देख रहा था। काश बूढ़े सेल्मी का दिमाग उसकी तलवार की तरह तेज होता, उसने उदास होकर कहा। हमारी काउंसिल मीटिंग्स बहुत ज्यादा जीवंत होती। सर बैरिस्टन किंग्स लैंडिंग के किसी भी व्यक्ति की तरह ही बहादुर और सम्माननीय हैं। नेड को किंग्स गॉड के वृद्ध, सफ़ेद बालों वाले लॉर्ड कमांडर के प्रति गहरा सम्मान हो गया था। और यह बहुत थकाऊ है, लिटिल फिंगर ने कहा, हालांकि मैं कह सकता हूं कि उसे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। पिछले साल उसने हाउंड को हराया था, और यह केवल 4 साल पहले की बात है जब वह चैंपियन बना था। टूर्नामेंट कौन जीत सकता है? इस सवाल ने एडवर्ड स्टॉक को बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। क्या इस यात्रा का कोई कारण है, लॉर्ड पीटर, या आप बस मेरी खिड़की से नज़ारे का आनंद लेने के लिए यहाँ आए हैं? लिटिल फिंगर मुस्कुराया। मैंने कैट से वादा किया था कि मैं तुम्हारी जांच में मदद करूंगा, और मैंने ऐसा किया। ये सुनकर नेड हैरान रह गया। वादा हो या न हो, वह लॉर्ड पीटर बेलिश पर भरोसा नहीं कर सकता था, जो उसे बहुत चालाक लगा। तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है? कोई, लिटिल फिंगर ने सुधारा। सच कहा जाए तो 4 लोग। क्या तुमने हैंड के नौकरों से पूछताछ करने के बारे में सोचा था? नेड ने भौहें सिकोड़ी। काश मैं ऐसा कर पाता। लेडी एरिन अपने घर वालों को वापस आयरी ले गई। लिसा ने उस संबंध में उसके साथ कोई उपकार नहीं किया था। जब वह भागी तो उसके पति के सबसे करीब रहने वाले सभी लोग उसके साथ चले गए थे। जॉन के मास्टर, उसके प्रबंधक, उसके गार्ड के कप्तान, उसके शूरवीर और अनुचर। उसके घर के ज्यादातर लोग, लिटिल फिंगर ने कहा, सब नहीं। कुछ बचे हैं। एक गर्भवती रसोई,
कि लड़की जिसकी शादी लॉर्ड रेनली के एक नौकर से जल्दी में कर दी गई थी, एक अस्तबल का नौकर जो सिटी वॉच में शामिल हो गया था, एक शराब का भंडार जिसे चोरी के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था, और लॉर्ड एरिन का नौकर, उसका नौकर। नेड को सुखद आश्चर्य हुआ। एक आदमी का नौकर अक्सर उसके आने जाने के बारे में बहुत कुछ जानता था। वेल के सर ह्यूग लिटिलफिंगर ने उसका नाम रखा। लॉर्ड एरिन की मृत्यु के बाद राजा ने लड़के को नाइट की उपाधि दी। मैं उसे बुलाऊंगा, नेड ने कहा, और बाकी लोगों को भी। लिटिलफिंगर ने मुंह सिकोड़ा। मेरे मालिक, खिड़की के पास आ जाए, अगर आप बहुत दयालु होंगे। क्यों? आइए, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे महाराज। भौहें सिकोड़ते हुए नेड खिड़की के पास गया। पीटर बेलिश ने सहज भाव से इशारा किया। वहाँ, यार्ड के उस पार, शस्त्रागार के दरवाजे पर, क्या तुमने सीढ़ियों के पास बैठे हुए लड़के को देखा है जो तेल के पत्थर से तलवार को धार दे रहा है? उसका क्या? वो वेरीज को रिपोर्ट करता है। स्पाइडर ने आप में और आपके सभी कामों में बहुत रुचि ली है। वो खिड़की वाली सीट पर शिफ्ट हो गया। अब नजर डालो दीवार के पार, पश्चिम की ओर, अस्तबल के ऊपर, पहरेदार प्राचीर पर झुका हुआ है। नेड ने उस आदमी को देखा। हिजड़े के कानाफूसी करने वालों में से एक और। नहीं, ये रानी का है। ध्यान दे कि वह इस टॉवर के दरवाजे का अच्छा दृश्य देखता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन आपसे मिलने आता है। और भी लोग हैं, जिनमें से कई के बारे में मुझे भी नहीं पता। रेड की आंखों से भरा हुआ है। आपको क्या लगता है कि मैंने कैट को वेश्यालय में क्यों छिपाया है? एडाड स्टॉक को इन साजिशों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 7 नरक, उसने कसम खाई। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों पर खड़ा आदमी उसे देख रहा था। अचानक असहज होकर नेड खिड़की से दूर चला गया। क्या इस शापित शहर में हर कोई किसी का मुखबिर है? शायद ही, लिटिलफिंगर ने कहा। उसने अपने हाथ की उंगलियों पर गिनती की। क्यों, मैं हूँ, तुम हो, राजा। हालांकि इस पर विचार करने पर राजा रानी को बहुत कुछ बताता है, और मैं तुम्हारे बारे में निश्चित नहीं हूँ। वो खड़ा हो गया। क्या आपकी सेवा में कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर आप पूरी तरह से भरोसा करते हैं? हाँ, नेड ने कहा। उस स्थिति में, मेरे पास वेलेरिया में एक रमणीय महल है जिसे मैं आपको बेचना चाहता हूँ, लिटिलफिंगर ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। अधिक बुद्धिमानी भरा उत्तर था। नहीं, मेरे स्वामी, लेकिन जो भी हो, अपने इस आदर्श को सर ह्यूग और अन्य लोगों के पास भेज दें। आपके अपने आने जाने पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन वेरी स्पाइडर भी दिन के हर घंटे आपकी सेवा में हर आदमी पर नजर नहीं रख सकता। वह दरवाजे की ओर चल पड़ा। लॉर्ड पीटर, नेड ने उसे पुकारा। मैं आपकी मदद के लिए आभारी हूँ। शायद मैं आप पर अविश्वास करके गलत था। लिटिलफिंगर ने अपनी छोटी नुकीली दाढ़ी को उंगलियों से सहलाया। आप सीखने में धीमे हैं, लॉर्ड एडाड। मुझ पर अविश्वास करना आपके द्वारा घोड़े से उतरने के बाद से किया गया सबसे बुद्धिमानी भरा काम था।